गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं? आशा करता हूँ बेहतर होंगे। तो मैं अपने इस YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी कल या परसों के अखबार में यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के बारे में कुछ नोटिफिकेशन आया था, जिसमें ये आशंका जताई गई थी कि लगभग 25 मार्च के बाद एग्ज़ाम होने हैं। ठीक है, तो आई होप कि 25 मार्च को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये अप्रैल के नज़दीक जा रहा है। ठीक है, तो ये आप मान के चलिए कि अप्रैल के पहले सप्ताह में एग्ज़ाम होना तय है और पहले सप्ताह में कहीं ना कहीं 1 या 2 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बनती दिख रही है। तो आप लोग ऐसी पॉसिबिलिटीज़ को देखते हुए अब भी जाग जाइए, अगर सो रहे हो तो, और लग जाइए अपने तैयारी में, ताकि कोई कमी कोई कसर ना रहे और बेस्ट करने में। ठीक है, अर्थात अच्छा नंबर लाने में। दोस्तों, आपको पता है कि नवंबर का इस महीना भी क्या हो रहा है, लगभग समाप्ति की ओर है। ठीक है, आप समाप्त होने के बाद जैसे ही ये दिसंबर का महीना आता है, ठंड शुरू हो जाएगी और कड़ाके की ठंड शुरू होते ही कहीं ना कहीं ये महीना भी लगभग आपका ठंड में ही चला जाएगा। इसलिए आपसे आशा करता हूँ कि आप अपने जो एक पढ़ाई करने का स्ट्रेटजी है, एक प्लान है, ठीक है, कि किस विषय को कैसे पढ़ें, कितने समय तक पढ़ें, कितना वर्कआउट करें उस विषय पर कि अच्छे से तैयारी हो जाए, इस बात के लिए एक खुद का प्लान बनाइए दोस्तों, क्योंकि मेहनत आपको करना है। ठीक है, हमारा सजेशन होगा, हमारा सुझाव आपके लिए होगा, लेकिन वर्क तो आपको ही करना होता है। ठीक है, तो इसी को देखते हुए आप, ठीक है, अभी से अपने प्लान को प्रिपेयर कर लीजिए। अगर कोई बच्चा, ठीक है, 1 दिसंबर से भी पढ़ना शुरू करता है, तब भी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, लगभग 3-4 महीने पूरा रहेंगे और 4 महीने में बेहतर तरीके से तैयारी की जा सकती है। क्या पाया क्या खोया अब तक भूल जाओ और 1 दिसंबर से फिर से लग जाइए और बेहतर तरीके से स्ट्रेटजी बनाइए और स्ट्रेटजी बना करके कंटिन्यू कम से कम 1 घंटे हर विषय पढ़ दीजिए। ठीक है, ये कम से कम 1 घंटे देने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हो सके तो 5 सब्जेक्ट आपके हैं तो 5 दूनी 10 घंटे आपको प्रॉपर पढ़ाई करनी है। ठीक है, शाम को 6 बजे आप बैठ जाइए, इधर आप 11 बजे तक पढ़िए, सुबह आप उठिए 4 बजे, 2 घंटे 2.5 घंटे मुझसे रिपीट कर लिए जो भी पढ़ा है। और हाँ, एक अच्छी बात, ये आपको लगता होगा सर जो याद करता हूँ भूल जाता हूँ, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि जो याद करते हैं सब भूल जाते, सबके साथ यही होता है। तो आप जो भी याद करें उसको 1-2 बार रफ में लिख डालिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा करने से पढ़ी हुई बात वैसे जरूर भूली होती, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो याद आ जाती है। ठीक है, केवल रट करके छोड़ देना, केवल पढ़ करके छोड़ दोगे तो लिखने की बात आएगी तो भूल जाओगे। इसलिए जो भी पढ़ो, जो भी लर्न करो, उसे 1 बार रफ में जरूर लिखो, 1 या 2 बार लिख डालो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका माइंड उस टॉपिक के साथ अपडेट रहेगा और जब भी एग्जाम में बैठोगे तो कहीं ना कहीं आपका ये पॉइंट अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आपको पता है मैं विपिन सर आप लोगों के लिए सब्जेक्ट बायोलॉजी का स्टडी यहाँ इस चैनल पे कराता हूँ और ये कक्षा 12th के स्टूडेंट के लिए सिलेबस यहाँ आपको पढ़ाया जाता है। अब हम नया चैप्टर चलने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं प्रक्रम, बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों के उपयोग के बारे में आप लोगों को बताया गया था। आज इस वीडियो में हम आपको लगभग जैव प्रौद्योगिकी एवं प्रक्रम के बारे में बताएंगे। ये आपकी जो हेडिंग है गाइस, ये जो हेडिंग है आपकी दोस्तों, ये जो चैप्टर है, ये कह लीजिए इसमें से ज़्यादा नहीं 4 या 5 हेडिंग आपको याद रखना है। सिर्फ 5 हेडिंग पढ़िए, एग्जाम के लिए बहुत है, इसके बाहर कहीं नहीं आएगा। ठीक है, मेरी ये गारंटी रहेगी कि इस पार्ट से जो भी बोलूँगा, जो भी हेडिंग मैं आपको कवर कराऊंगा, सिर्फ वही पढ़ना है एग्जाम के लिए, कुछ और नहीं पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हमारा यह यूट्यूब चैनल लगभग हिंदी मीडियम के जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, 10th और 12th जो भी हैं, उनके लिए ये क्या है, बहुत हेल्पफुल साइट है। ठीक है, बहुत हेल्पफुल यूट्यूब चैनल है। तो आपके लिए यहाँ जो भी हम प्रोवाइड करेंगे, टोटल आप देखना जब पेपर में आएगा तो 100% आपको क्वेश्चन यहीं से मिलेगा, कहीं बाहर से नहीं मिलेगा। ठीक है कि नहीं, 99.99% क्वेश्चन हम यहीं से आपको पुटअप कराएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस पार्ट से क्या पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल
बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर का हम पहला वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, पार्ट का नाम भी वही है और यही हेडिंग भी हम लोग कर लेते हैं, जैव प्रौद्योगिकी क्या है। तो दोस्तों इसे बायोटेक्नोलॉजी इंग्लिश में कहते हैं। आज हम अगर बात करें बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तो आज जो मार्केट में आपके बेकरी उद्योग के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, पनीर आ रहे हैं, सिरका आ रहा है, जो शराब आ रहा है, ठीक है, इन सब प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं जिस तकनीक द्वारा बनाया जाता है उसी तकनीक को हम क्या कहते हैं, जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं, अर्थात बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आप सोचिए क्या मंदिरा आज किसी एक व्यक्ति की ज़रूरत है? बोलिए, मंदिरा का कम से कम नहीं, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसमें कम से कम नहीं कि 30% लोग शराब का, 40% लोग शराब का सेवन करते हैं और इतने बड़े पैमाने पर शराब का सेवन अगर लोग कर रहे हैं तो इसका उत्पादन भी बड़े पैमाने पर करना अति आवश्यक होता है। ठीक है, अब सिरका की बात करें तो लगभग हर घर में सिरका लोग खाते हैं। अमूमन सिरका को हम खुद घर पे बनाएं तो कम से कम नहीं, जो हमारी तकनीक है सिरका बनाने की, 6 महीने लग जाते, साल भी, वो भी बना नहीं खराब हो गया। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करें अगर हम, जैव प्रौद्योगिकी की तकनीक की सहायता से अगर हम बनाएं तो 2-4 घंटे में सिरका बन के तैयार हो जाता है और लगभग ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर यूपी में लगभग कह लीजिए या इंडिया में कह लीजिए कि सिरके की कोई कमी नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये जिस तकनीक द्वारा हम सिरके का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, शराब का उत्पादन कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार की औषधियों, टीकों का उत्पादन कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का उत्पादन कर रहे हैं आज आर्टिफिशियल तरीके से, तो जिस तकनीक द्वारा ये हम उत्पादन कर रहे हैं उसी तकनीक को हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, अर्थात जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक है गाइज, तो बहुत सिंपल सा है। अब ऐसे ही थोड़ा सा ध्यान रखना, बायो मीन्स जैव होता है, जैव मीन्स जीव होता है और टेक्नोलॉजी मीन्स होता है प्रौद्योगिकी या तकनीक। ठीक है, तो ऐसी तकनीक जिसकी सहायता से हम जैव यानी जीवों के प्रयोग करके उनके द्वारा उत्पादित पदार्थों को औद्योगिक स्तर पर बड़े पैमाने पे हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट कराते हैं, उत्पादन कराते हैं, तो ऐसी तकनीक को हम क्या कहते हैं, जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं, अर्थात बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने डिफिनीशन राइट किया है, आइए देखते हैं डिफिनीशन क्या है इसकी। ठीक है, तो सूक्ष्म जीवों, जैसे दोस्तों पिछले चैप्टर में हमने आपको बताया कि सूक्ष्म जीव क्या है। ठीक है, ऐसे जीव जो साधारण आंख से नहीं दिखते हैं मगर हमारे आपके बीच ही रहते हैं उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं, जैसे जीवाणु, ईस्ट, कवक आदि। ठीक है, तो यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी को ध्यान दीजिए कि सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, ईस्ट द्वारा उत्पन्न पदार्थों या जैव प्रक्रियाओं के औद्योगिक स्तर पर उपयोग करने की तकनीक को हम क्या कहते हैं, जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक है, इसका सेंस क्या हुआ कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है, एक तकनीक ही है जिसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, किस स्तर पर कर रहे हैं बेटा, औद्योगिक स्तर पर करते हैं। ठीक है, किसकी सहायता से, सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, ईस्ट द्वारा उत्पन्न पदार्थों का। ठीक है, तो इसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। सीधा सीधा याद रखना है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न पदार्थ, ठीक है, या उनकी प्रक्रियाओं का प्रयोग करके, ठीक है, बड़े पैमाने पर औद्योगिक स्तर पर पदार्थों का निर्माण करना, प्रोडक्शन कराना ही क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है, अर्थात जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए जाए कि भाई कैसे सूक्ष्म जीवों का उपयोग औद्योगिक स्तर पे करके हम पदार्थों का निर्माण कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा हो, अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखा, जैसे मंदिरा का उत्पादन ईस्ट द्वारा करना। तो आपको पता है कि मंदिरा गन्ने के रस अर्थात एल्कोहल जैसे शराब के रूप में यूज करते हैं बड़े पैमाने पर, उसका उत्पादन ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी तकनीक का प्रयोग करके हम करते हैं। ठीक है, दूसरा है इंसुलिन हार्मोन्स, वृद्धि हार्मोन्स, लिंग हार्मोन्स का उत्पादन करना। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मानव के शरीर में एक पैंक्रियाज ग्लैंड होती है, ठीक है, जिसका काम, जिसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, जिसका काम है इंसुलिन हार्मोन्स का श्रावण करना और ग्लूकेगान हार्मोन्स का श्रावण करना। तो इसमें जो इंसुलिन होता है वो रक्त में अतिरिक्त ग्लूकोज को क्या करता है, कलेक्ट करके लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में रख देता है, जिससे रक्त में अधिक ग्लूकोज नहीं बढ़ पाता है और शुगर कंट्रोल रहता है। लेकिन आज की भागती जीवन शैली और आज के खान पान इतने बिगड़ चुके हैं जिसकी वजह से हमारा जो पैंक्रियाटिक ग्लैंड है वो इंसुलिन हार्मोन्स बनाना कम कर देता है या बंद कर देता है, जिससे रक्त में ग्लूकोज
क्या होता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि इंसुलिन ही ग्लूकोज को क्या कर रहा था, हटा करके लीवर में रख रहा। लेकिन जब इंसुलिन ही नहीं बनेगा तो ग्लूकोज को रक्त से कौन हटाएगा। तो इस तरह से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड द डायबिटीज, शुगर, मधुमेह। ठीक है, तो इसलिए वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके इंसुलिन हार्मोन्स को प्रौद्योगिकी स्तर पर क्या किया, तैयार किया, और तैयार करके मार्केट में इंजेक्शन के रूप में क्या किया, ठीक है, प्रोडक्ट कराया। ठीक है, और वही इंसुलिन का इंजेक्शन ऐसे डायबिटीज रोगियों को लगता है जिसमें डायबिटीज है, शुगर है, जिनमें इंसुलिन नहीं बनता नेचुरल रूप से, उनमें ये कृत्रिम इंसुलिन क्या होता है, लगता है। ठीक है, तब जाके उनका शुगर कंट्रोल होता है गाइस। ठीक है, तो सोचिए इंसुलिन कितना हेल्पफुल, कितना इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, जिसका उत्पादन सूक्ष्म जीवों द्वारा ही बायोटेक्नोलॉजी तकनीक का प्रयोग करके हम कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी इज वेरी यूजफुल फॉर योर लाइफ। ठीक है, फिर नेक्स्ट की बात करें, इसी क्रम में बीटी फसल का उत्पादन करना। ठीक है, जो बीटी फसल होती है, बीटी फसल क्या है, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया, बी फॉर बैसिलस, टी फॉर थ्रूएंजेसिस। बैसिलस थ्रूएंजेसिस नामक जीवाणु का एक निष्क्रिय जीन होता है, ठीक है, जिसे निकाल कर प्लांट में अगर हम क्या करते हैं, प्रस्थापित कर देते हैं, तो वह जीन प्लांट में जाकर एक पदार्थ बनाता है, विषैला पदार्थ बनाता है कह लो, जिसकी वजह से उसमें लगने वाले कीड़े स्वतः क्या होते हैं, मर जाते हैं, और उस पौधों में अलग से कीटनाशक डालने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये बीटी फसल भी किस तरह से निर्माण किया जा रहा है, जैव प्रौद्योगिकी की तकनीक द्वारा, बायोटेक्नोलॉजी तकनीक द्वारा। ठीक है, फिर ट्रांसजेनिक जंतु का निर्माण करना एंड सो ऑन। ट्रांसजेनिक जंतु को परजीनी एनिमल, परजीनी जंतु कहते हैं। ये भी ठीक उसी प्रकार है, परजीनी, पर माने दूसरे का, जीनी माने जीन, और जंतु तो आप समझ रहे हैं, ऐसा जंतु जिसमें किसी दूसरे, ठीक है, जीव का जीन क्या किया गया हो, प्रतिस्थापित कर दिया हो, तो ऐसे जंतु को परजीनी जंतु कहते हैं। और परजीनी टाइप के जंतुओं का निर्माण भी क्या है, जैव प्रौद्योगिकी तकनीक द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स थे बायोटेक्नोलॉजी के जो आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए। ठीक है, अब आइए देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, कि जीव विज्ञान की मुख्य रूप से सूक्ष्म जैविकी, जिसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजी माने जीव विज्ञान, तो बायोलॉजी की बहुत सारी शाखाएं होती हैं। ठीक है, देयर आर सो मेनी ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, अब जिसमें में एक शाखा आपकी क्या है, सूक्ष्म जैविकी अर्थात माइक्रोबायोलॉजी है। ठीक है, तो जीव विज्ञान की मुख्य रूप से सूक्ष्म जैविकी यानी माइक्रोबायोलॉजी, आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स, ठीक है, जैव रासायनिक, आणविक जीव विज्ञान, जंतु एवं पादप कार्यकी, प्रतिरक्षा विज्ञान आदि जैव विज्ञान का मूल आधार है। ठीक है, आदि जैव प्रौद्योगिकी का क्या है, मूल आधार है। मतलब बायोटेक्नोलॉजी जो तकनीकी है, इसका बेस क्या है, इसका मूल आधार क्या है, इसमें कौन कौन से चीज़ें सम्मिलित हैं। तो वही कह रहा है कि सूक्ष्म जैविकी, आनुवांशिकी, जैव रासायनिक, आणविक जीव विज्ञान, जंतु व पादप कार्यकी, पादप प्रतिरक्षा विज्ञान आदि जैव प्रौद्योगिकी के मूल आधार है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि बायोटेक्नोलॉजी का मुख्य आधार क्या है, व्हाट आर मेन बेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये क्वेश्चन आप वहाँ लिख सकते हो कि जैव प्रौद्योगिकी का मूल आधार, ठीक है, जीव विज्ञान की सूक्ष्म जैविकी, आनुवांशिकी, जैव रासायनिक, आणविक जीव विज्ञान, जंतु व पादप कार्यकी, प्रतिरक्षा विज्ञान है। ठीक है, जिसके आधार पर आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा, ठीक है, कृषि उत्पादन में सुधार करना, जंतु पालन, खाद्य संसाधन में सुधार किया जाता है। मतलब बायोटेक्नोलॉजी तकनीक का प्रयोग करके क्या करते हैं, कृषि उत्पादन में वृद्धि करते हैं। ठीक है, जंतु पालन में क्या करते हैं, सुधार करते हैं, खाद्य संसाधन में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, और बीमारियों के निदान, ठीक है, और उपचार की विधियां व दवाइयां भी विकसित की जाती हैं बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है, इसके अतिरिक्त ऊर्जा व पर्यावरण या वातावरण का प्रबंध भी किया जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि कह रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी द्वारा कृषि उत्पादन किया जाता है, जंतु पालन, खाद्य प्रसंस्करण कराया जाता है, और बीमारियों का निदान, उपचार और वातावरण और ऊर्जा का प्रबंध भी किया जाता है। तो इसका मतलब बायोटेक्नोलॉजी कोई एक क्षेत्र, कोई एक विषय या किसी एक ही पदार्थ पर फोकस्ड कोई तकनीक नहीं है, ये एक विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई तकनीक है जिससे बहुत सारे लाभ हैं। ठीक है, तो ये हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं
कि बायोटेक्नोलॉजी एक तरह से शुरू हुआ, जैसे कोई वृक्ष होता है, पेड़ होता है, बीज होता है, जब उगता है तो एक छोटी सी स्टेम निकलती है, लेकिन बाद में ऐसे क्या होता है, फैलता जाएगा और बाद में कई शाखाओं में बंटकर एक वृक्ष का निर्माण कर लेता है। ठीक उसी प्रकार बायोटेक्नोलॉजी जो सबसे पहले आई तो इसमें सिर्फ सूक्ष्म जीवों द्वारा पदार्थों का क्या करते थे, निर्माण औद्योगिक स्तर पर कर, लेकिन आज सिर्फ पदार्थों का निर्माण ही नहीं बल्कि बीटी फसल का उत्पादन, ट्रांसजेनिक जीव, इंसुलिन और वृद्धि हार्मोन्स, ठीक है, कृषि उत्पादन, जंतु पालन, खाद्य संसाधन में सुधार और बीमारी का निदान, उपचार और दवाइयाँ विकसित की जाती हैं। साथ में ऊर्जा और वातावरण का प्रबंध किया जाता है। ठीक है कि नहीं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी लाइक ए ट्री, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी लाइक एज अ ट्री, बायोटेक्नोलॉजी एक वृक्ष के समान है, कोई एक शाखा, एक पार्टिकुलर कोई ब्रांच नहीं है। ठीक है, इसमें कई क्षेत्रों का समावेश है। ठीक है, यह बायोटेक्नोलॉजी तकनीक का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, इसलिए एक वृक्ष के समान है। आइए देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ थोड़ा सा समझाने का आपके प्रयास किया है। ठीक है, ये है बेटा बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ये एक वृक्ष के समान दिख रहा है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी जब शुरू में स्टार्ट हुई तो एक ही क्षेत्र से चल करके, ठीक है, यहाँ पर बाद में कई भागों में, कई एरिया में, कई क्षेत्रों में क्या हो गया, इसका उपयोग बढ़ता गया। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम बात करें पहले एनर्जी एंड एनवायरनमेंट इंप्रूवमेंट करने के लिए, ठीक है, ऊर्जा उत्पादन, ठीक है, ऊर्जा उत्पादन, जैसे आपने देखा था बायोगैस का निर्माण सूक्ष्म जीव द्वारा करते थे ना, तो डिफिनीशन भी तो यही है, सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पाद पदार्थों को क्या करते हैं, औद्योगिक स्तर पे कराएं। तो वहां भी गोबर गैस में क्या था, मिथनोबैक्टीरियम नामक सूक्ष्म जीव पदार्थों से किण्वन करके गोबर गैस यानी ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करता था। वहां भी बायोटेक्नोलॉजी का क्या हो रहा है, उपयोग हो रहा है। और इसकी वजह से क्या है कि वातावरण भी स्वच्छ है, क्योंकि बायोगैस किसी तरह से वातावरण को प्रदूषित नहीं करती है। ठीक है, वातावरण को इम्प्रूव करती है। तो एनर्जी एंड एनवायरनमेंट इम्प्रूव्ड एरिया में। दूसरा है प्लांट एंड क्रॉप इम्प्रूवमेंट में, मतलब विभिन्न प्रकार के पौधों और फसलों के उत्पादन और गुणवत्ता में, नस्ल में सुधार किया गया, और सुधार करने की वजह से नई नई तकनीक, नए नए उसके वैरायटीज आए, और नई नई वैरायटियाँ क्या है, खाद बीज कम ले रही हैं, रोग कम उसमें हो रहा है और प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं क्रॉप और प्लांट में क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट किया, किस तकनीक द्वारा, बायोटेक्नोलॉजी द्वारा, अर्थात जैव प्रौद्योगिकी द्वारा। ठीक है, और अगर हम फिर से बात करें कि और देखें तो हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल्स। हेल्थ केयर का मतलब क्या है, यहाँ मैंने भी बताया कि बीमारियों के निदान, उपचार व दवाइयाँ विकसित की जाती बायोटेक्नोलॉजी से। तो मतलब बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ ऊर्जा और एनवायरनमेंट इम्प्रूवमेंट करने का काम ही नहीं करता है, बल्कि प्लांट क्रॉप इम्प्रूवमेंट करता है, और इसके साथ साथ हेल्थ केयर, स्वास्थ्य का केयर करने वाली दवाइयाँ, टीके व हार्मोन्स का भी निर्माण किया जाता है। किसकी सहायता से, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी क्या करती है, क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है। ठीक है, फिर बात करें एनिमल एग्रीकल्चर के एरिया में भी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा महत्व है। फूड प्रोसेसिंग में, खाद्य प्रसंस्करण प्रक्रिया में भी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का जबरदस्त उपयोग आज के समय में किया जा रहा है। ठीक है, और फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी अर्थात किण्वन तकनीक में भी, जैसे मदिरा उत्पादन होता है, गन्ने के रस का ईस्ट द्वारा किण्वन कराते हैं तब मदिरा उत्पन्न होता है, गन्ने के रस का किण्वन कराते हैं तो क्या बनता है, सिरका, एस्टिक अम्ल बनता है। तो ये कहीं ना कहीं वहाँ भी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का जबरदस्त यूज है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो डायग्नोसिस का मतलब होता है रोगों के निदान में, रोगों की पहचान करने में, असाध्य रोगों को ठीक करने में भी बायोटेक्नोलॉजी का ही प्रयोग आजकल किया जा रहा है, और आगे भी बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग रोगों के निदान में एक बड़े पैमाने पर किए जाने की पॉसिबिलिटीज बढ़ रही है, जो एड्स, कैंसर जैसे घातक रोगों से निदान दिलाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आप देखिए कि बायोटेक्नोलॉजी किन किन क्षेत्रों में अब पहुंच चुका है। तो इसलिए ये कोई एक आधार ना होकर के क्या है, एक वृक्ष के समान फैल गया है। ठीक है, जिसका उपयोग कई क्षेत्रों में है गाइस। ठीक है, तो ये रहा एक छोटा सा, आपको मैंने एक तरह से ये कह लीजिए जैव प्रौद्योगिकी का इंट्रोडक्शन दिया। जैव प्रौद्योगिकी में इंटरेस्ट हम क्यों लें, जैव प्रौद्योगिकी में क्यों हम इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो ये सब बातें यहाँ पर हमने आपको दिया। ठीक है बेटा, तो एग्जाम में आएगा जैव प्रौद्योगिकी क्या है, इसके 4 लाभ बताइए, इसके 4 अनुप्रयोग बताइए। तो ये बेटा जैव प्रौद्योगिकी की डेफिनेशन है, और
क्या लाभ है, क्या उत्पादन यहाँ पर मैंने दिया है। ठीक है, कृषि उत्पादन में, जंतु पालन में, खाद्य संसाधन में और बीमारियों के निदान में, उपचार में, टीके बनाने में, इंसुलिन बनाने में, ये क्या है, यही तो जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र है। या फिर ये भी आप कह लो कि जैव प्रौद्योगिकी 4 अनुप्रयोग पूछेगा, 4 लाभ पूछेगा, कहाँ इस तकनीक का प्रयोग करते हैं, तो ये है ना एनर्जी एंड एनवायरनमेंट इंप्रूव करने में, प्लांट एंड क्रॉप इंप्रूवमेंट करने में, हेल्थ केयर सेक्टर में, फूड प्रोसेसिंग में, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी में, रोगों के निदान में, डायग्नोसिस करने में और एनिमल एग्रीकल्चर, इन क्षेत्रों में क्या है बोलो बायोटेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है, इसके 4 अनुप्रयोग बताइए, 4 महत्व बताइए या 4 क्षेत्र बताइए जहां उपयोग होता है। तो सिंपल सा कि जो आप पता उत्तर यही है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा, जीवाणु, ईस्ट द्वारा उत्पन्न पदार्थों या जैव प्रौद्योगिकियों का औद्योगिक स्तर पर उपयोग करने की तकनीक को हम जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। जैसे एग्जांपल देना, मंदिरा का उत्पादन, इंसुलिन का निर्माण, बेसी फडल, ट्रांसजेनिक जंतु का निर्माण करने में। ठीक है, ये डिफिनीशन हो गई और इसी के साथ साथ 4 महत्व, 4 उपयोग कह रहा है। तो ये आप देख ही रहे, जंतु पालन में, कृषि उत्पादन में, खाद्य प्रसंस्करण सुधार में, बीमारियों के निदान में, उपचार में या ऊर्जा उत्पादन इंप्रूवमेंट में, प्लांट एंड क्रॉप इंप्रूवमेंट में, हेल्थ केयर फार्मा में, फूड प्रोसेसिंग में, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी एरिया में और डायग्नोसिस करने में और एनिमल एग्रीकल्चर एंड सो ऑन। ये आपका एक क्वेश्चन बेटा इस वीडियो के माध्यम से हमने क्लियर करा दिया। ठीक है गाइज, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसके आगे अगर हम चले तो जो हमारी हेडिंग है कि जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत की बात करते हैं। ठीक है, व्हाट आर प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी जैव प्रौद्योगिकी द्वारा जैसे क्या कर रहे हैं, कृषि उत्पादन सुधार कर रहे हैं, फसलों में सुधार कर रहे हैं, तो क्या इसका सिद्धांत, क्या इसका प्रिंसिपल है जिसकी सहायता से हम ये काम करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों किसी भी तकनीक का अपना एक सिद्धांत होता है, हर तकनीक एक सिद्धांत पे कार्य करती है। तो बायोटेक्नोलॉजी भी, जैव प्रौद्योगिकी भी एक तकनीक है। तो ये किन किन सिद्धांतों पे कार्य करती है, तो यहाँ पर मैंने दिया है गाइस। ठीक है, कि जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत की बात करें तो इसके 2 प्रमुख सिद्धांत हैं। देयर आर 2 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी व्हिच आर गिवन फॉलोइंग बिलो। इसके 2 प्रमुख सिद्धांत हैं जो नीचे दिए जा रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट की बात करें, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, आनुवांशिक अभियांत्रिकी अर्थात जिसको जीनी इंजीनियरिंग भी कहते हैं, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग कहते हैं या जीनी इंजीनियरिंग भी कहते हो। ठीक है, अभी हम आपको डिटेल बताएंगे कि जीनी इंजीनियरिंग क्या है और कैसे किया जाता है। पहली चीज तो क्लियर हो गई कि जीनी इंजीनियरिंग क्या है, जैव प्रौद्योगिकी का सिद्धांत है। ठीक है, और दूसरी की बात होती है रासायनिक अभियांत्रिकी क्या है, ये भी जैव प्रौद्योगिकी का सिद्धांत है। ठीक है, तो केमिकल इंजीनियरिंग एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीनी इंजीनियरिंग, यही 2 मेन प्रिंसिपल हैं किसके, बोलिए जैव प्रौद्योगिकी के। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे कि आनुवांशिकी अभियांत्रिकी या जीनी अभियांत्रिकी क्या है और रासायनिक अभियांत्रिकी क्या है। ठीक है, तो सभी गाइस इसे नोट कर लें। ठीक है, अपने नोटबुक। एक बात और कि जो भी वीडियो बेटा प्रोवाइड किया जा रहा है ये कहीं ना कहीं आपके बोर्ड पेपर में, ठीक है, 100% क्वेश्चन को कवर करेगा। और ऐसे वीडियो को आप देखते समय बेटा एक लाइक, एक कमेंट जरूर कर दीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, तो आप बेल आइकन भी दबा ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियो की। और हमारा प्रयास है कि पर डे वीडियो प्रोवाइड करें। हाँ, किसी दिन हो सकता है कोई व्यक्तिगत समस्या, स्वास्थ्य गड़बड़ हो या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वीडियो ना मिल पाए, लेकिन हमारा प्रयास है पर डे आपको वीडियो हम क्या करते हैं इस चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पर डे देखिए, ध्यान से देखिए और वीडियो को देखते समय इंपॉर्टेंट पॉइंट को अपने नोटबुक में नोट आउट करते चलिए। और साथ में जिस पॉइंट को इंपॉर्टेंट कहा जाए, जैसे यहाँ पर लिखा और या स्टार लगा दी जाए, समझ लीजिए एग्जाम में आने की 100% चांसेज होते हैं और कई बार रिपीट भी हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए और इसे नोट भी कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ इसके सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करेंगे। आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अलग बन जाता है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है, इसके अनुप्रयोग बताइए। जैसे जैव प्रौद्योगिकी क्या है, इसके अनुप्रयोग बताइए। तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है, इसके अनुप्रयोग बताइए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे और ये कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। थैंक यू, नोट कर लें सभी लोग।